हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग 12th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा जो पहला चैप्टर है वो कौन सा बेटा, ठोस अवस्था है। तो हम लोग सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि तोमर सर के लेक्चर आएंगे, वीडियो लेक्चर। तो हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। मैंने क्या किया, टाइम को बेटा बचाने के लिए कुछ टॉपिक्स, कुछ थ्योरी अपनी पहले से बोर्ड पे लिख रखेंगे बेटा, क्योंकि अगर मैं पर्टिकुलर लिखते जाऊंगा तो उसमें क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा हमारा। आपको क्या करना है, नोट कॉपी लेके रखना बेटा। मैं हट जाऊंगा, आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा, और स्क्रीनशॉट लेकर बाद में आप थ्योरी को अच्छे से लिखेंगे बेटा। आपके थ्योरी नोट्स जितने अच्छे बनेंगे, आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स जितने बढ़िया होंगे, रिवाइज करना, चीजों को याद करना बेटा उतना आसान हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, नोट डाउन जरूर करना है बेटा, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है बेटा। हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग ठोस अवस्था की बात करेंगे, तो ठोस के बारे में जानेंगे। लेकिन ठोस से जानने से पहले हम लोग थोड़ा स्टार्टअप से लेते हैं, यूनिवर्स ब्रह्मांड की बात करते हैं। ब्रह्मांड तो हम लोग जानते हैं पृथ्वी के बाहर जो भी एरिया है, सराउंडिंग में जितने भी ग्रह, नक्षत्र, तारे आते हैं, आकाश गंगाएं खूब सारी हैं, वो सब क्या है बेटा, ब्रह्मांड। मैं ये इस छोटे से टॉपिक को मैं जल्दी से खत्म करूंगा क्योंकि ये बेसिक है और हम लोग थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बात आती है ब्रह्मांड में कितनी चीजें हैं। ब्रह्मांड को दो भागों में बांटा गया बेटा। एक तो ऐसी कोई चीज जिसमें वजन है, भार है, जो जगह घेरती है, उसे हम लोग कहते हैं द्रव्य। एक ऐसी जो ब्रह्मांड में है तो, लेकिन उसका होने का आभास ऐसे नहीं होता है कि उसमें वजन हो, भार हो, जगह घेरती है, जैसे कि ऊर्जा। अब ऊर्जा की मैं बात करूं तो मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है, मेरे अंदर कितनी ताकत है, ये मेरे बॉडी स्ट्रक्चर को आप देख के नहीं बता सकते हैं, नहीं बता सकते। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूं, एक मोबाइल की बैटरी ले लीजिए। मान लो मेरे पास एक मोबाइल फोन है, अभी कितना चार्ज है, तो यहां से मैं देख सकता हूं ये 27% चार्ज दिखा रहा है बेटा, 27% है। अब ये फोन नया है या पुराना है नहीं पता आपको। 27% जो बैटरी है वो कितनी देर फोन को चला देगी, क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। तो इसके अंदर बैटरी तो है, लेकिन हम इसकी पावर को ऐसे काउंट नहीं कर सकते हैं। ये बैटरी कितनी देर फोन को चला देगी, ये बैटरी कितनी देर फोन को चला देगी, उससे हम लोग देखेंगे कि इसकी बैटरी की ऊर्जा कितनी है। आपके घर पे इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर में बेटा कितनी एनर्जी है, कितना चार्ज है, आपको ऐसे नहीं पता चलता। आप उसे जब काम निकालते हैं, 4 घंटे पंखा चल गया, 4 घंटे टीवी चल गई, सर इसके अंदर इतनी एनर्जी थी, इसने 4 घंटे काम किया। तो एनर्जी का सीधा रिलेशन किससे होता है? वर्क से होता है बेटा। किससे रिलेशन होता है? वर्क से। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, एनर्जी का सीधा संबंध बेटा उसके कार्य से होता है। जितना वो काम कर सकता है हम बता देते हैं कि वही उसका क्या है बेटा, एनर्जी है, ऊर्जा है। हम लोग ऊर्जा की परिभाषा भी पढ़ते हैं कि ऊर्जा जो होती है किसी भी वस्तु की, किसी भी पदार्थ की, उसकी कार्य करने की क्षमता होती है, जितना वो कार्य कर सकता है। अच्छा, इतना क्लियर हुआ बेटा, वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर बात आती है द्रव्य की। तो मैंने जैसा बताया कि द्रव्य क्या है, द्रव्य वह पदार्थ हुआ, सब कुछ है जो स्थान घेरता है, जिसमें बेटा वजन होता है, भार होता है, उसे हम लोग द्रव्य कहते हैं। द्रव्य को फिर से दो भागों में बांटा गया। मैं सॉलिड स्टेट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, ठोस अवस्था चैप्टर के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, तो हमारे लिए क्लासिफिकेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। नहीं तो हम लोग देखते हैं कि द्रव्य होता है उसको भौतिक और रासायनिक अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर ठोस को कितने भागों, द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? यस बेटा, द्रव्य को 6 भागों में बांटा जाता है। आप लोग पढ़ चुके होंगे फर्स्ट ईयर की क्लास में कि द्रव्य जो होता है वो बेटा 6 भागों में बांटा जाता है। भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, प्लाज्मा होता है, बोस आइंस्टीन होता है बेटा, कंडेंसेशन संघनन बेटा, और फॉर्मेनिक संघनन भी होता है। जो न्यूक्लियस, जो हमारे पास चेंजेस आते हैं, न्यूक्लियस सब क्रियाएं हो रही होती हैं, नाभिक में परिवर्तन आ रहा होता है, उस समय हम लोग उनको स्टडी करते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी, द्रव्य की। ये जो हमने क्लासिफिकेशन लिखा है ठोस अवस्था के आधार पर लिखा हुआ बेटा, बात होती है। तो हमने यहाँ पर 2 भागों में बांट लिया द्रव्य को। एक तो हमारे पास रिजिड हार्ड पदार्थ है, ठोस पदार्थ हैं। दूसरा हमारे पास तरल पदार्थ हैं जो फ्लो होते हैं। जैसे फ्लो होने के लिए गैस भी हवा में उड़ती है, परफ्यूम डालेंगे, उसके छोटे छोटे जो लिक्विड ड्रॉप्स हैं वो गैस में कन्वर्ट होकर पूरे रूम में फैल जाते हैं बेटा। पानी को डालोगे सरफेस पे, पानी की मॉलिक्यूल सरफेस पे बेटा क्या करेंगे, सतह पर, पृष्ठ पर बहने लगते बेटा। तो हमने ठोस को, इसको द्रव्य को बेटा क्या किया, दृढ़ पदार्थ ठोस में और तरल पदार्थ 2 भागों में बांट लिया। इसके बाद बात आती है कि फिर से हम लोग दृढ़ पदार्थ जो होते हैं उसको हम लोग ठोस भी जनरली कह सकते हैं। तो अगर हम ठोस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ठोस के अकॉर्डिंग हमने ठोस को
इसके आधार पर बेटा कितने भागों में बांट लिया, 2 भागों में बांट लिया। एक तो हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा, एक हमारे पास अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो रिलेशन इसका बना हुआ है बेटा, वो किस पे डिपेंड करने वाला है? यस बेटा, क्रिस्टलीय ठोस पे डिपेंड करने वाला है। किस पे डिपेंड करने वाला है? यस, क्रिस्टलीय ठोस पे डिपेंड करने वाला बेटा। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा पार्ट बेटा अक्रिस्टलीय ठोस है। हम लोग क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस को भी करेंगे। वापस आते हैं, डिटेल में चलेंगे बेटा। तरल पदार्थ को फिर से 2 भागों में बांटा गया। एक द्रव क्या होता है? जैसे तेल है, दूध है बेटा, पानी है, ये सब क्या है बेटा? द्रव के फॉर्म में गैस। ये जनरल चीजें हैं, ये बेसिक हैं, जो आपको पहले से आती होंगी, उम्मीद करते हैं। हम लोग क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों को वापस से आएंगे, अभी स्टडी करेंगे बेटा। हम लोग वापस पहले आते हैं इस पर, ठोस और द्रव की प्रॉपर्टी पर, जो आप लोग पहले 9th क्लास से बेटा पढ़ते चले आते हैं कि जो ठोस होते हैं, द्रव होते हैं, गैस क्या होती है, उनकी जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है। मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपका पहले से ही टॉपिक बेटा पढ़ा हुआ है, काफी इजी होगा, तो आप कर सकते हैं आराम से। अब ठोस होता है, उसका आकार आता है, ये मैंने प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आप खुद से राइट डाउन करेंगे बेटा, खुद से लिखेंगे, काफी ज्यादा आसान है, छोटी क्लास में पढ़ते हुए चले आते हैं। अच्छा, अब बात आती है आकार की। आकार क्या होता है भाई? ठोस जो होता है उसका आकार निश्चित होता है। जैसे ये ठोस है तो ये जैसा आज है कल मैं आऊंगा ऐसा ही मिलेगा, इसका कोई भी आकार में चेंजमेंट नहीं आएगा। आयतन भी बेटा क्या होता है? ठोसों का निश्चित होता है। ये जनरल प्रॉपर्टी है जो आप पढ़े होंगे। आयतन में अगर लिक्विड की बात करूंगा तो लिक्विड का आयतन बेटा क्या होता है? निश्चित होता है, डिफिनिट होता है बेटा। गैस का कोई भी आयतन निश्चित नहीं होता है। अगर मैं कणों के बीच के आकर्षण बल की बात करूंगा तो हमें पता है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच क्या होता है बेटा? काफी दूरी कम होती है, तो इनके बीच आकर्षण बल क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। ये काफी ज्यादा हार्ड इसीलिए होते हैं क्योंकि इनके कणों के बीच दूरी कम होती है। जबकि द्रव में क्या होता है? थोड़े थोड़े कण दूर रहते हैं, गैस में और भी दूर कण होते हैं बेटा। रिक्त स्थान की बात करेंगे तो हम देखेंगे जो ठोस होते हैं उनके बीच इंट्रामोलिकुलर जो स्पेस होता है, उनके कणों के बीच जो स्पेस होता है काफी कम होता है बेटा। अगर मैं द्रव में बात करूंगा तो उनके बीच में कणों के बीच में काफी ज्यादा गैप होता है। ये जनरल प्रॉपर्टी है, जनरल चीजें हैं जो आपको पहले से आती होंगी। मैं गैस की बात करता हूं तो गैस में क्या होता है? कणों के बीच दूरी काफी ज्यादा होती है, आकर्षण बल लगभग ना के बराबर होता है बेटा। तो ये जनरल प्रॉपर्टी है। रिक्त स्थान हो गया बेटा, बहने का गुण हो गया। तो ठोस में क्या होता है बेटा? ठोस के कण जो है वो बहते नहीं है, मूवमेंट तो होता है लेकिन उनमें कंपनिक गुण होता है बेटा, कंपन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा बल, एक्स्ट्रा फोर्स बेटा किसी चीज पे लगाया जाएगा तो उसमें क्या होगा? सिर्फ कंपन आ सकता है। क्लियर है बेटा? काफी ज्यादा आसान है चीजें। घनत्व बेटा पैकिंग पर डिपेंड करता है। देख सकते हैं कम जगह में कितने ज्यादा पार्टिकल आएंगे, तो ठोस में देखेंगे कम जगह पे ज्यादा पार्टिकल आ सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें क्या है? घनत्व ज्यादा होता है ठोस में, इसमें जगह काफी ज्यादा घिरेगी। भैया घनत्व का फार्मूला सभी को पता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अगर हम लोग मास फिक्स कर देंगे तो हम देखेंगे कि जिसका आयतन ज्यादा होगा उसका घनत्व कम हो जाएगा, जिसका आयतन ज्यादा होगा उसका घनत्व कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं उसमें दूर दूर होते हैं बेटा पार्टिकल्स, इसलिए इसका आयतन क्या हो जाएगा बेटा? ज्यादा हो जाएगा। आयतन ज्यादा हो जाएगा तो उसका घनत्व कम हो जाएगा, इसीलिए गैसेस का और भी घनत्व कम होता है बेटा। संपीड़िता क्या होती है? संपीड़िता होती बेटा दाब, आप फोर्स जो लगाते हो, दाब लगाने पर कितना आप उसको दबा पा रहे हो। मान लो आपके पास पानी की बोतल है बेटा, इस टाइप से आपके पास पानी की बोतल है, इसमें एक में बेटा बर्फ भरी हुई है, एक खाली बोतल है, एक में पानी भरा हुआ है। आप बिस्लरी की बोतल लेके देख सकते हैं, जो जिसमें बेटा बर्फ भरी होगी उसके पार्टिकल ठोस अवस्था में होंगे, ठोस अवस्था में पार्टिकल को दबाओगे वो नहीं दबेंगे। संपीड़िता होती है दाब लगाने पर आप कितना उसको दबा पा रहे हो बेटा, तो क्या ठोस दबेंगे? नहीं दबेंगे। उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बेटा क्या है? कोई भी आप हार्ड पदार्थ लेंगे, कोई भी ठोस पदार्थ लेंगे, उसमें कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो ज्यादा होता है, रिक्त स्थान बेटा कम होता है। अब रिक्त स्थान अगर कम है तो हम जब दबाएंगे, एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे तो कुछ कुछ फोर्स हो सकता है, दब सकते हैं। हथौड़े से आप हैमर से क्या करें? लोहे को कूटे, थोड़ा दबेगा। ज्यादा दाब लगाएंगे तो वो फैलने लगेगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, लेकिन दबेगा नहीं। जो लिक्विड होते हैं उनके बीच इंट्रामोलिकुलर गैप होता है, आप दबाएंगे तो थोड़ा सा दब जाएगा। जो गैसेस पार्टिकल होते हैं वो थोड़े से क्लोज आ सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो संपीड़िता होती है दाब लगाने पर किसके पार्टिकल पास लाए जा सकते हैं? गैसेस पार्टिकल पास लाए जा सकते हैं। मतलब संपीड़िता का गुण गैस ज्यादा दिखाएगा, ठोस कम दिखाएगा, द्रव कम दिखाएगा, और ठोस में बेटा लगभग ना के बराबर होगा। मैं इन सारे पॉइंट्स को दोबारा से क्लियर करूं या एकदम क्लियर हो गया? तो ये बेसिक था जो आप लोग पहले से भी पढ़ चुके होंगे। मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, जो हमारे पास क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड है, मैं उनकी बात करूंगा।
क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनके गुण क्या हैं। तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से इनके नोट्स बनाने हैं बेटा, आप नोट्स बनाते चलेंगे। इसका टेबल जो है आप अपना घर पे कंप्लीट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा आसान है, कर सकते हैं अपने आप से, बिल्कुल बेटा कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों की, इनके गुणों की बात करूंगा बेटा, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों और इनके गुणों की बात करूंगा। तो ठीक है, तो मैं इसको हटा दूं, चलिए मैं हटा देता हूं। अब हमारे पास बेटा क्या है, एक तो हमारे पास अक्रिस्टलीय ठोस है और एक हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस है बेटा। एक हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस है और दूसरा हमारे पास बेटा कौन सा ठोस है, एक हमारे पास बेटा अक्रिस्टलीय ठोस है। अच्छा, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं बेटा क्या होते हैं, ये ट्रू सॉलिड होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं बेटा, टू मैं जनरल बता रहा हूं कुछ, फिर मैं थ्योरी अच्छे से लिखूंगा इसकी। जो क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं बेटा वो ट्रू सॉलिड होते हैं, पक्के सॉलिड होते हैं बेटा, ट्रू सॉलिड होते हैं, ठीक है ना। ये जो होते हैं बेटा ये ट्रू सॉलिड नहीं होते हैं, जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो ट्रू सॉलिड नहीं होते हैं बेटा, ये ट्रू सॉलिड नहीं होते हैं। इनको हम लोग सुपर कूल लिक्विड या स्यूडो सॉलिड कहते हैं, इनको हम लोग सुपर कूल लिक्विड या स्यूडो सॉलिड कहते हैं, छद्म ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, छद्म ठोस कहते हैं। अच्छा, सुपर कूल लिक्विड भी बोला जाता है। ये रीजन क्या है इनको बोलने का, मैं रीजन बताऊंगा कि आखिर इनको सुपर कूल लिक्विड क्यों कहते हैं बेटा, स्यूडो सॉलिड कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस बनते कैसे हैं, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, एक्चुअल में होता यह है कि आपके पास खूब सारे पार्टिकल हैं मान लो। अब पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट मतलब हम उनको व्यवस्थित करें, तो अगर एक रेगुलर अरेंजमेंट हो, रेगुलर पैटर्न से हम लोग एटम्स को जोड़ते चले जाएं, रेगुलर पैकिंग हो, बढ़िया 3D या 2D पैकिंग हो, तो उससे क्रिस्टलीय ठोस बनता है। क्रिस्टलीय ठोस हम लोग बनाते हैं, इसमें बढ़िया टाइम देते हैं, पार्टिकल सही से सेट होते हैं बेटा, तो उसमें कौन सा ठोस बनेगा, क्रिस्टलीय ठोस बनेगा। अगर मैं अक्रिस्टलीय ठोस की बात करूंगा, अक्रिस्टलीय ठोस में टाइम कम होता है, जल्दी जल्दी पार्टिकल जुड़ते हैं और सही से कोई भी निश्चित क्रम अगर नहीं आता है, अव्यवस्थित क्रम होता है, अनियमित क्रम होता है, उसको हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे मैंने बात की यहाँ पर, मैंने यहाँ पर पार्टिकल्स को लिया, तो इस तरीके से मैंने पार्टिकल्स को लिखा बेटा, तो आप देखेंगे कि ये एक रेगुलर अरेंजमेंट आपको दिख रहा होगा, एक बढ़िया सी पैकिंग आपको दिख रही होगी। मान लो यहाँ पर हमारे पास ए है, एक जगह बी है बेटा, ए बी, तो एक बढ़िया पैटर्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पैकिंग का, है ना, ए बी इस टाइप से हम लोग करते चले जाएंगे ए बी। तो ये आपका एक बढ़िया अरेंजमेंट है, बी के बाद ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, एक अरेंजमेंट बढ़िया है। अब हमारे पास क्या है कि कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, जैसा बनाया पार्टिकल जुड़ते चले जा रहे हैं, कहीं ए जा रहा है, कहीं बी जा रहा है बेटा, कोई भी पार्टिकल फिक्स नहीं है, ए है, बी है, कोई भी पार्टिकल पैकिंग फिक्स नहीं है, तो वो कैसा हो जाएगा बेटा, अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, ऐसे ठोस जिनमें कणों की व्यवस्था निश्चित होती है, नियमित क्रम में होती है, निश्चित व नियमित 2D 3D व्यवस्था होती है, उसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ऐसे ठोस जिनमें कणों की व्यवस्था निश्चित व नियमित क्रम में नहीं होती है, उसे हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स में ले लेता हूँ, जैसे हमारे पास क्वार्ट्स हो गया बेटा, क्वार्टज हो गया, है ना, हमारे पास बेटा कोई भी सॉल्ट हो गया बेटा, सुक्रोज हो गया, NaCl जो सॉल्ट है हमारे पास हो गया, मेटल हो गया, ये सारे के सारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। कांच है, रबर है, प्लास्टिक है बेटा, ये सब मक्खन है, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएंगे। अब इनको हम समझने के लिए इनके गुणों को समझते हैं बेटा, क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस में क्या गुण होते हैं, इनकी गुणों को समझते हैं तो हमें इनमें ज़्यादा बेहतर तरीके से डिफरेंस समझ में आएगा। तो हम लोग चलो इनके पहले गुणों की बात कर लेते हैं। परिभाषाएं शायद समझ गए होंगे, मैं फिर से बोल देता हूँ, लिख दूँ या मैं बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ बेटा, लिखने में टाइम जाएगा तो मैं बोल देता हूँ कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, ऐसे ठोस होते हैं जिनमें कणों की व्यवस्था निश्चित व नियमित क्रम में होती है, निश्चित व नियमित क्रम में होती है, निश्चित 2D या 3D व्यवस्था होती है, कणों की बढ़िया क्या होता है बेटा, अरेंजमेंट बढ़िया होता है, उसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ऐसे ठोस जिनमें कणों की व्यवस्था निश्चित व अनिश्चित व अनियमित क्रम में होती है, कोई बढ़िया पैकिंग नहीं होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब एग्जाम्पल भी हो जाएंगे हमारे पास, कांच है, रबर है, प्लास्टिक है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे बेटा, अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएंगे। अब मैं इनके गुणों की बात करता हूँ बेटा, किनकी बात करता हूँ, इनके गुणों की।
तो अब हम बेटा बात करते हैं क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों के गुणों की। देखिए इतना तो क्लियर समझ में आ गया बेटा, परिभाषाएं की डिफिनेशंस क्या है। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, जिसमें कणों की व्यवस्था निश्चित होती है। जब कण निश्चित नियमित क्रम में 2D या 3D व्यवस्था में जुड़ जाते हैं उसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अनिश्चित व अनियमित क्रम में जुड़ते हैं उसको हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं बेटा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, इनके अंतर कह सकते हो या गुणों में भिन्नता कह सकते हो बेटा, या फिर इनकी प्रॉपर्टीज को अलग अलग हम लोग नोट पॉइंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके गुणों को लिख लेंगे। अब लिखने के लिए मैंने बताया क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत इनको जब एक्सप्लेन करूंगा तो इसमें मैं बहुत सारी चीजें लिखूंगा बेटा, तो ये आपको थोड़ा लिखने में नोट्स बनाने में दिक्कत आएगी। तो मैं हट जाता हूं। सबसे पहले आप क्या करिए, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको दिखेगा जूम करने पर हर पॉइंट एकदम क्लियर आएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, यस क्लियर है, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं बेटा। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में कुछ बताता हूं। अब ध्यान सुनिएगा, एग्जाम्पल सटीक से करेंगे, अच्छे से एग्जाम्पल करेंगे तो तुम्हें एकदम बेहतर समझ में आएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो कि हमारे पास में क्रिस्टलीय ठोस कैसे बनता है। सपोज कर लो कि एक कोई ठिलिया वाला है जो संतरे लगाता है बेटा, ठीक है ना, ठिलिया वाला है संतरे लगाता है। अब वो 4-5 पेटी संतरे के लाता है, 4-5 पेटी संतरे के लाता है, और मैं उससे ये कहता हूं कि तुम्हें संतरे ये 5 मिनट के अंदर सारे के सारे ठिलिया के ऊपर गरने हैं। तुमने देखा होगा फलों वाले जो फल लगाते हैं बेटा, तो होगा क्या कि वो ठिलिया वाला पेटी खोलेगा और सिर्फ पेटी को 5 मिनट के अंदर ठिलिया पे पलट पाएगा, रख नहीं पाएगा, सही से गर नहीं पाएगा, हर पार्टिकल को, हर संतरे को सही से फिट नहीं कर पाएगा। बात समझ आ रही है। तो अगर ऐसी व्यवस्था है जिसमें कम टाइम लगता है, बढ़िया से अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, पार्टिकल सही से रख नहीं पाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। में फिर से रिपीट करता हूं, अगर अनियमित व्यवस्था है तो बेटा क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। ऐसे फील करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब बात आती है कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। तो अगर मान लो ठिलिया वाले मैंने कह दिया कि तेरे पास 4-5 घंटे हैं, तुम आराम से क्या करोगे, संतरे को गर सकते हो। तुमने देखा वो फल वाले आते हैं दुकानों पे, फल लगाते हैं, 1 लाइन 2 लाइन ऐसे 3 लाइन, आराम से उसके ऊपर लगाते चले जाते हैं बेटा। संतरे वाला क्या करेगा, संतरे की 1 लाइन बिछाएगा, उसके बीच जो गैप है वहां रखेगा, फिर उसके ऊपर गैप है वहां रखेगा, ऐसे करके देखोगे तो बढ़िया सा ढेर बनता चला जाएगा। अगर इस तरीके की व्यवस्था होती है तो एक रेगुलर अरेंजमेंट हो जाएगा, एक बढ़िया अरेंजमेंट हो जाएगा, इससे क्रिस्टलीय ठोस बनता है। बात समझ आ रही है। ये कैसे है बेटा, क्रिस्टलीय ठोस की बात है। हमारे पास जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको हम लोग ट्रू सॉलिड कहते हैं। निश्चित व्यवस्था हो, निश्चित सब कुछ हो जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस रहेगा। अनिश्चित व अनियमित रहेगा तो क्या होगा बेटा, अक्रिस्टलीय ठोस रहेंगे। तो अक्रिस्टलीय ठोसों में जब पैकिंग बढ़िया नहीं है, अरेंजमेंट बढ़िया नहीं है, तो उनकी सारी की सारी व्यवस्थाएं कैसी हो जाएंगी बेटा, अनियमित हो जाएंगी। तो इनके गुणों को आप एक एग्जाम्पल से एज्यूम करेंगे, इनको नाम से समझेंगे तो आप आसानी रहेगी इनके गुणों को याद रखने में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं क्रिस्टलीय का। जैसे कि मान लो, ये मैं एग्जाम्पल जो बता रहा हूँ बेटा आगे थ्योरी को एक्सप्लेन करने में काम आएंगे, इसलिए ध्यान सुनिएगा। मान लो हमारे पास मैं किसी शादी फंक्शन में गया, ठीक है ना, बुरा कोई नहीं मानेगा। तो शादी फंक्शन में क्या होता है कि मान लो गया तो एक नॉर्मल ऐसी व्यवस्था थी गांव साइड में, मान लो बराती, गांव साइड वैसे बढ़िया व्यवस्था होती है, ऐसा नहीं गांव वाले बुरा मान जाए, ठीक है ना। जो गांव वाले बुरा माने ना, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ भाई, मुझे माफ कर देना, नहीं बाहर मिल जाऊँ तो, है ना। तो बात ये आती है कि गांव की साइड की बारात है बेटा, वहाँ व्यवस्था बनाई गई है। तो वहाँ क्या होता है, जनरली देखेंगे लेडीज है, जेंट्स, बच्चे, सब है ना, सीनियर सिटीजन, सारे के सारे पूरी बारात में आपको चारों तरफ नजर आएंगे। अब जब चारों तरफ नजर आएंगे, सारे पार्टिकल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं, वो चारों तरफ आपको एक ही जैसे नजर आएंगे। बात समझ रही। मैं ऐसे सर घुमाऊंगा, देखूंगा तो बच्चे बूढ़े सब इधर दिखाई पड़ेंगे, इधर देखूंगा तो इधर भी यार दिखाई पड़ेंगे भाई, इधर देखूंगा तो इधर भी दिखाई पड़ेंगे, सब एक जैसा दिखाई पड़ेगा, पूरा माहौल एक जैसा दिखाई पड़ेगा, हर तरफ बच्चे होंगे, हर तरफ बूढ़े होंगे, हर तरफ। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन इफेक्ट। इसमें मिलेगा आपको एक डायरेक्शन इफेक्ट की प्रॉपर्टी, दिशा का प्रभाव क्या होता है। तो अक्रिस्टलीय ठोस में व्यवस्था निश्चित नहीं है, या ऐसा नहीं है कि बच्चे एक तरफ है, बूढ़े एक तरफ है, लेडीज एक तरफ है ना, सीनियर सिटीजन को एक तरफ रखा गया, ऐसा कुछ किया गया नहीं, बढ़िया अरेंजमेंट नहीं है, सारे के सारे पार्टिकल एक तरफ से बिखरे पड़े हैं, कोई भी बढ़िया पैकिंग नहीं है। ये व्यवस्था क्या हो जाएगी, अक्रिस्टलीय व्यवस्था हो जाएगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अक्रिस्टलीय व्यवस्था में सारे के सारे लोग ऐसे बिखरे पड़े हैं मतलब घूम रहे हैं। अब मैं इस तरफ देखूंगा, इस तरफ देखूंगा तो हर डायरेक्शन में मुझे एक ही चीज नजर आएगी, हर डायरेक्शन में मुझे एक ही चीज नजर आएगी। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे कि चारों दिशाओं में देखने पर एक ही पार्टिकल एक ही जैसे नजर आ रहे हैं, इसे बोलेंगे समदैशिक। कंफ्यूज होता है आदमी,
मैं इसकी समदैशिक बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बेटा, समदैशिक बोलेंगे। और अगर ऐसी व्यवस्था है कुछ इस तरीके से कि मान लो हमारे पास यहाँ पर लड़के बच्चे बैठे हुए हैं, या लेडीज़ हैं, या गर्ल्स हैं, या जेंट्स हैं, या सीनियर सिटीजन हैं, तो ये पैकिंग बढ़िया से है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, क्रिस्टली ठोस बोलेंगे। अब क्रिस्टली ठोस में हो जाएगा बेटा बढ़िया पैकिंग है, बढ़िया अरेंजमेंट है। मैं इस साइड देखूंगा, मुझे क्या दिखाई पड़ेगा, यस मुझे इस साइड क्या दिखाई पड़ेगा, मैं देखूंगा इधर बच्चे दिखाई पड़ेंगे, इधर लेडीज, इधर जेंट्स दिखाई पड़ेंगे, इधर सीनियर सिटीजन दिखाई पड़ेंगे। जैसे जैसे मैं डायरेक्शन चेंज करूंगा पार्टिकल बदलते जाएंगे, अगर पार्टिकल बदलेंगे तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो मैं इन सारे पॉइंट्स को, जो थ्योरी हमारी ये पॉइंट्स है बेटा, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। मैं बात करता हूँ बेटा कणों की व्यवस्था। तो मैंने बताया कि कणों की व्यवस्था में क्या होता है कि अगर हमारे पास कण निश्चित क्रम में ऐसे जुड़ते चले जाते हैं तो हमारे पास कौन सा ठोस बनता है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, क्रिस्टलीय ठोस बनता है। इसमें जो अरेंजमेंट होता है बेटा वो निश्चित क्रम में होता है, निश्चित क्रम में होता है। अगर हमारे पास पार्टिकल कोई निश्चित क्रम में ना जुड़े, अनियमित क्रम में जुड़ते चले जाएं तो वो क्या होगा बेटा, अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। आकृति क्या होती है, जब व्यवस्था निश्चित होगी, एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा तो उसकी आकृति क्या हो जाएगी, एक निश्चित आकृति आएगी। अगर व्यवस्था अव्यवस्थित है तो कोई निश्चित आकृति यहाँ पर नहीं आ पाएगी। मैं गलनांक की बात करता हूँ, तो जब कणों की व्यवस्था बेटा निश्चित है, कणों की व्यवस्था निश्चित है, तो आप जब इसको गलाओगे तो क्या होगा, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट पे बेटा ये गलेंगे। इनका एक निश्चित गलनांक होगा, इनका क्या होगा बेटा, एक निश्चित गलनांक होगा, जबकि अक्रिय ठोसों का कोई निश्चित गलनांक नहीं होगा। कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं है। मैं एक ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ गलन की एंथैल्पी क्या होती है, इसको मैं एक ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ बेटा। कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ है बेटा, मान लो हमारे पास एक कुछ ऐसा ग्राफ है, ये मैंने मेल्टिंग जो है हीटिंग कर्व में लिया बेटा। कौन सा लिया है, हीटिंग टर्म में एक ग्राफ बना रहा हूँ बेटा, मैंने हीटिंग कर्व लिया हुआ है, हीटिंग कर्व। इसमें क्या है कि हमारे पास एक टेम्परेचर है बेटा और ये हमारे पास टाइम है। तो स्टार्टअप में क्या होगा, हमारे पास मान लो एक सॉलिड है, यहाँ पर क्या बेटा, हमारे पास एक सॉलिड है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा, वैसे वैसे क्या होगा कि धीरे धीरे सॉलिड जो है बेटा मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से ले यहाँ तक क्या होगा बेटा, सॉलिड होगा। यहाँ से यहाँ क्या होगा बेटा, सॉलिड होगा। फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, जो सॉलिड है बेटा वो सॉलिड, इस फेज में बात करूँ, यहाँ सॉलिड से लिक्विड होगा बेटा। यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड, और इसके ऊपर जाएंगे तो लिक्विड हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हमारे पास ये टेम्परेचर इस साइड इंक्रीज हो रहा है, ये हमारे पास टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो पहले जब मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो धीरे धीरे सॉलिड क्या होता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, मेल्ट होना स्टार्ट करता है, मेल्ट होता नहीं है। फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके रुक जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। ये कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा बेटा, जो पार्टिकल्स के बीच में जो सॉलिड होगा, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा कि नहीं होगा, उस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। जो एनर्जी चाहिए होती है उसी को हम लोग हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। हीट ऑफ फ्यूजन मतलब गलन की एंथैल्पी भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। फ्यूज करने के लिए, उसको गलाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो हीट रिक्वायर्ड होगी, उसे गलन की एंथैल्पी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक फिक्स टेम्परेचर पे बेटा क्या होगा, यहाँ पर सॉलिड, अब टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन वो टेम्परेचर उनके बीच के फोर्स को ब्रेक करने के लिए जा रहा है, हीट ऑफ फ्यूजन फॉर्म में जा रहा है बेटा। वो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग इस टेम्परेचर को नोट कर लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा गलनांक हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके गलनांक निश्चित होंगे बेटा। अगर मैं यहीं पर मैं इसकी बात करूं, बेटा अक्रिस्टलीय ठोसों की, तो अक्रिस्टलीय ठोसों में ग्राफ कैसा रहेगा बेटा, अक्रिस्टलीय ठोसों में जो ग्राफ रहेगा बेटा कुछ ऐसा रहेगा। अक्रिस्टलीय ठोसों में ग्राफ कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। कणों की व्यवस्था बेटा निश्चित नहीं है, कोई गलनांक बेटा निश्चित नहीं होगा। यहाँ पर टेम्परेचर वैसे टाइम मैंने ग्राफ बनाया, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा सॉलिड अपने आप धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता जाएगा बेटा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई निश्चित गलनांक नहीं आएगा, पर्टिकुलर कोई टेम्परेचर फिक्स नहीं होगा जाके, तो यहाँ पर सॉलिड क्या होगा बेटा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक स्मूथ ग्राफ बन जाएगा बेटा। कैसा ग्राफ बन जाएगा, स्मूथ ग्राफ बन जाएगा बेटा। इसका जो हमारा ग्राफ होगा वो कैसा होगा बेटा, ये हमारा इसमें बेटा फिक्स टेम्परेचर को दिखाएगा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर को दिखाएगा, जो हमारा गलनांक को बेटा प्रेरित करेगा। किसको बताएगा बेटा, गलनांक को। हो सकता है इस हीटिंग कर्व को हम लोग कूलिंग कर्व में भी कन्वर्ट कर दें, हो सकता है ये आपको कूलिंग कर्व में भी देखने को मिले। आप यहाँ तक नोट कर लें बेटा, स्क्रीनशॉट लेते रहें। अब मैं हट जाता हूँ, आप चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं। नोट्स अच्छे से बनाएंगे। मैंने बताया कि दुनिया का कोई भी नोट्स बेस्ट नहीं होता, जो आपने खुद से लिखा है समझकर वही बेस्ट नोट्स है बेटा।
तो आपके जो नोट्स हैं वो अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। हो सकता है मैं इसको कूलिंग में करूँ, अगर कूलिंग में कन्वर्ट करूँगा बेटा तो ये बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा बेटा, ये यहाँ से लिक्विड हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास ऐसा कुछ आ जाएगा लिक्विड, ये कूलिंग कर्व हो जाएगा बेटा, कूल कर रहे हैं, यहाँ लिक्विड, यहाँ सॉलिड, यहाँ पर हमारे पास सॉलिड बन जाएगा। अब एक हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, लिक्विड होगा, फिर वो धीरे धीरे लिक्विड एक फिक्स टेम्परेचर पे क्या होगा बेटा, सॉलिड में कन्वर्ट होने लगेगा, और उस फिक्स टेम्परेचर को हम लोग टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, आखिरी में क्या होगा, सॉलिड आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसका कूलिंग कर्व बनाऊं हीटिंग कर्व की बजाय, तो ये भी हमारे लिए ग्राफ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, हमारे लिए ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ से लिक्विड होगा और धीरे 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 जाके एक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा जाके। तो ये ग्राफ की बात शायद समझ में आई होगी कि फिक्स टेम्परेचर गलन की एंथैल्पी निश्चित होती है, इसका एक गलनांक क्वथनांक क्या होता है, एक कांस्टेंट हो जाता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाता है, जिसमें लिक्विड धीरे धीरे पूरी तरीके से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है, या मैं हीटिंग कर्व से जाऊं तो पूरी तरीके से सॉलिड है वो पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। अच्छा, यहाँ तक उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। अब बात आती है परास व्यवस्था की, तो परास व्यवस्था को दो तरीके से समझा सकते हैं बेटा। परास व्यवस्था जो रेंज होती है उसको दो तरीके से समझा सकते हैं। एक तो मैं बात करता हूँ जैसे अगर हमारे पास क्रिस्टली ठोस है, तो संतरे वाले जो ठिलिया वाले, अगर संतरे गरे हैं, मान लो टाइम लगा है, टाइम टेकिंग में रिस्पेक्ट में बात करता हूँ, तो क्या होगा, अगर जल्दी से हो जाएगा बेटा, जल्दी से, अच्छा जल्दी से मतलब क्या होता है, लघु छोटा समय, कम समय है, तो कम समय है तो बेटा कैसा ठोस बनेगा भाई, अक्रिस्टलीय ठोस बनेगा। कड़ बढ़िया से नहीं जुड़ पाएंगे, जहां जुड़ना चाहेंगे वहां नहीं जुड़ पाएंगे, उल्टी सीधी जगह ऐसे सीधे से जुड़ जाएंगे जाके बेटा, क्योंकि टाइम कम है। जैसे मैं कांच की बात करूं, बेटा, तो क्या होता है, जो सिलिका होता है, मैं इस ग्राफ को हटा दूं बेटा, यहाँ से मैंने पहले भी बताया था कि आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना बेटा नोट्स को लिखने के लिए, क्योंकि मैं बार बार एक्सप्लेन करूंगा चीज़ों को तो बताना पड़ेगा। जो सिलिका पार्टिकल्स होते हैं, मैं सिंपल ग्लास का वैसे फार्मूला बताता हूँ, जो सिंपल ग्लास होता है, सिंपल ग्लास का फार्मूला जो होता है वो होता है बेटा Na2SiO3.CaSiO3.4SiO2। ये सिंपल ग्लास का फार्मूला सोडियम कैल्शियम के जो सिलिकेट्स होते हैं, सिलिका से मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, एक सिंपल ग्लास बनाते हैं। मतलब आप देखेंगे कि ग्लास जो बनने का यूनिट है वो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट सिलिका है। तो जो सिलिका यूनिट्स होते हैं, SiO2 सिलिका यूनिट्स जो होते हैं वो ग्लास का फॉर्मेशन करते हैं। अब होता ये कि अगर सिलिका यूनिट्स को मैं दो बार से आराम से कूल होने दूं बेटा, क्या हूँ, रेस्ट से आराम से बेटा कूल होने दे रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं आराम से कूल हो रहा बेटा, और यहाँ फास्ट कूल हो रहा बेटा, तेज से कूल हो रहा बेटा। तो अगर तेजी से ठंडा करोगे तो ग्लास बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, ग्लास। अब तुम सोचो कि तेजी से ठंडा कर रहे हो तो बेटा कैसा ठोस हो जाएगा बेटा, अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। अगर मैं आराम से ठंडा कर रहा हूं बेटा, आराम से ठंडा कर रहा हूं तो क्या होगा भाई, आराम से ठंडा करूंगा तो पार्टिकल जैसे जाएंगे, जहां जगह दिखेगी वहां बढ़िया से जुड़ जाएंगे। अगर बढ़िया से जुड़ जाएंगे तो कैसा ठोस बनेगा, क्रिस्टलीय ठोस बनेगा। ये जो ग्लास है सिलिका से बनता बेटा, ये ठोस जो क्रिस्टलीय ठोस बनता है इसे हम लोग क्वार्टज कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको, हम लोग क्वार्टज कहते हैं। तो क्वार्टज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका, क्वार्टज जो है वो सिलिका का क्रिस्टलीय फॉर्म में कैसे बनाया गया कि जो हमारे पास सिलिका के पार्टिकल्स होते हैं उनको हम मेल्ट करके बेटा क्या करते हैं, आराम से ठंडा होने देते हैं, पार्टिकल आराम से अरेंजमेंट हो जाएंगे, सही से अरेंजमेंट हो जाएंगे तो क्वार्टज बन जाएगा। क्वार्टज क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीय रूप हो जाएगा। जबकि अगर फास्ट ठंडा करेंगे बेटा तो फास्ट ठंडा करने पर क्या होगा, ग्लास बनेगा। इसका कोई भी फिक्स क्या होगा बेटा, मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। आपने देखा होगा गर्म चाय या दूध को हम लोग क्या करते हैं, गर्म चाय को कभी कभी ग्लास में डाल दें, कोई ग्लास चटक जाती है, कोई नहीं चटकती है। कांच क्या है, एक अक्रिस्टलीय ठोस है, इसका कोई निश्चित गलनांक क्वथनांक बेटा नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया होगा, सभी को सुन में आया होगा बेटा। तो रेंज की मैं बात करूं तो दीर्घ परास व्यवस्था लंबा समय चाहिए, बढ़िया से अरेंजमेंट भी हो जाते हैं। तो ये दीर्घ परास व्यवस्था क्रिस्टलीय ठोस की होती है बेटा, लघु परास व्यवस्था किसकी होती है, क्रिस्टलीय ठोस की होती है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि जो परास रेंज से भी देखते हैं बेटा। तो आप सोचिए कि मैं अगर ऐसे ही संतरे की ठिलिया जो है उस पर कोई संतरा गर रहा है मान लो, तो कितना ऊंचा ढेर लगा सकता है। अगर हम अक्रिस्टलीय पैकिंग करेंगे तो ऐसे ज़्यादा ऊंचा ढेर नहीं लग पाएगा क्योंकि कण बिखरे बिखरे रहेंगे बेटा। लेकिन अगर मैं क्रिस्टलीय ठोस की बात करूं तो उसमें आराम से एक ढेर आप लगाएंगे, एक लाइन बिछाएंगे, फिर उसके ऊपर ऐसे रखते जाएंगे, तो बढ़िया से जब पैकिंग होगी तो वो लॉन्ग रेंज तक जा सकती है, काफ़ी ऊपर तक सेट हो सकती है जाके। तो वो क्या हो जाएगी, हमारी दीर्घ परास व्यवस्था हो जाएगी। मतलब लॉन्ग रेंज में आप किस में जा सकते हो, जिसमें पैकिंग बढ़िया होगी। बढ़िया पैकिंग किसकी होती है बेटा, क्रिस्टलीय ठोस की होती है। बढ़िया पैकिंग किसकी होती है बेटा, क्रिस्टलीय ठोस की होती है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं क्लियर होगा।
स्फुटन समतल, अगर हम समतल चिकनी सतहों की बात करें, स्फुटन मतलब काटने पर, भैया जिसमें पार्टिकल बढ़िया से सेट हैं, मान लो उसको तुम काटोगे तो खट से क्या होगा, पार्टिकल सही से कट जाएंगे, बराबर कटेंगे, एक चिकनी सतह आ जाएगी, पार्टिकल्स बराबर कट जाएंगे। अगर मैं इसमें काटूंगा तो आधा पार्टिकल इधर कटेगा, आधा उधर कटेगा, क्योंकि कणों की जो व्यवस्था है वो निश्चित नहीं है, कणों की व्यवस्था बेटा निश्चित नहीं है। तो हमारे पास अगर मैं स्फुटन गुण काटने की बात करता हूं तो इसको चिकनी सतहों में काटा जा सकता है, इसको चिकनी सतहों में काटा नहीं जा सकता। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा हो तो आप स्लो भी कर सकते हैं, स्लो करके भी वीडियो को देख सकते हैं, बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि विषमदैशिक जो एन आइसोट्रोपिक नेचर होता है वो क्रिस्टलीय ठोस का होता है, और आइसोट्रोपिक जो नेचर होता है वो किसका होता है बेटा, वो होता है आपका कि क्रिस्टलीय ठोस का। मैं ऊपर वाला ये बेटा हटा दे रहा हूं, ठीक है ना, ऊपर वाला मैं हटा दे रहा हूं। अब होता ये है समदैशिक और विषमदैशिक। वैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, मान लो मैंने एक क्रिस्टलीय ठोस लिया, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, यहाँ पर हमारे पास Cl निगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है ना, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, इस तरीके से हम लोग करते चले जा रहे हैं। मान लो फिर और मैंने ले लिया NaCl, ठीक है ना, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव। तो आप देखेंगे इसमें कणों की व्यवस्था कैसी है बेटा, कणों की व्यवस्था निश्चित व नियमित क्रम में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आराम से एक प्रॉपर वे, एक फिक्स पैकिंग है बेटा। तो ये क्रिस्टलीय ठोस की पैकिंग हो गई। अब क्रिस्टलीय ठोस की पैकिंग में देखेंगे तो मैं अगर इस डायरेक्शन से जाता हूँ बेटा तो मुझे NaCl 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 इस तरीके से मिलेगा, NaCl मिलेगा बेटा। मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, इस बार मैं इधर जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, अगर मैं इधर से जाता हूँ तो Na मिलेगा, Cl मिलेगा, Na मिलेगा, Cl मिलेगा। अगर मैं इस तरफ से जाता हूँ तो इधर Cl Na इस तरीके से मिलेगा बेटा। अगर मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ इस साइड से, मान लो इस साइड से मैंने देखा तो NaCl इस तरीके से मिला बेटा। अब मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन में से मैं गया बेटा, इस डायरेक्शन से, तो इस बार हमें यहाँ क्या मिलेगा, Cl Na NaCl। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, मान लो मैं और एक डायरेक्शन लेता हूँ बेटा, जैसे मैंने ये डायरेक्शन ली बेटा, तो आप देखोगे सारे के सारे Cl बेटा एक तरफ आएंगे, सारे के सारे बेटा Na पॉजिटिव एक तरफ आ जाएंगे। तो ये क्या होता है क्रिस्टलीय ठोसों में, क्रिस्टलीय ठोसों में बेटा ये होता है कि अगर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके पार्टिकल्स बदल जाएंगे। अगर पार्टिकल्स बदल जाएंगे बेटा तो उनका प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा, खासकर फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा वो क्या हो जाती हैं, शाइनिंग है, शेप है बेटा, वो क्या होगी बेटा, चेंज हो जाएगी। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि डायरेक्शन बदलने पर अगर प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो ये विषमदैशिक हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ से जाएंगे तो पार्टिकल अलग तरीके से अरेंजमेंट मिलेगा, यहाँ से जाएंगे तो आपको पार्टिकल अलग तरीके से अरेंजमेंट दिखेंगे। तो आप देखेंगे कि डायरेक्शन चेंज होने पर पार्टिकल्स बदल रहे हैं, पार्टिकल्स बदलेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी बेटा, चेंज हो जाएगी। इसे हम लोग विषमदैशिक इफेक्ट कहेंगे, डायरेक्शन बदलने पर चीजें बदल रही हैं। अगर मैं यहीं पर बात करता हूँ बेटा, अगर मैं यहीं पर बात करूं किसकी, समदैशिक क्रिस्टलीय ठोस, तो क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की व्यवस्था कोई भी निश्चित नहीं है, कहीं भी A है कहीं भी B है बेटा, इस तरीके से है। तो आप किसी भी डायरेक्शन में जाओगे, किसी भी डायरेक्शन में जाओगे आपको A मिलेगा, B मिलेगा, A मिलेगा, B मिलेगा, कोई फिक्स नहीं है बेटा। इधर से जाओगे तो हर तरीके से आपको वही AB नजर आएगा। तो यहाँ पर हमारी जो व्यवस्था है वो कैसी हो जाएगी बेटा, एक समदैशिक व्यवस्था हो जाएगी, चारों तरफ से पार्टिकल एक जैसे नजर आएंगे। इसे हम लोग कहते हैं बेटा क्या, समदैशिक और विषम। ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी, लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है क्रिस्टलीय ठोस एक बढ़िया ठोस है, बढ़िया ठोस है तो समदैशिक होना चाहिए, लेकिन समदैशिक नहीं बेटा, कैसा होगा, विषमदैशिक। जैसे मैंने बताया एक बारात का, एक शादी का एग्जाम्पल दिया बेटा कि इधर आप जाएंगे तो क्या होगा, लड़के औरतें ना, लेडीज जेंट्स सीनियर सिटीजन सब व्यवस्था निश्चित है। तो आप देखेंगे इस डायरेक्शन में जाएंगे तो अलग प्रॉपर्टी मिलेगी, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो अलग प्रॉपर्टी होगी, इस डायरेक्शन में, मतलब जो व्यवस्था निश्चित क्रम में की गई है उसमें पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी चेंज होगी, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा नहीं है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, उनमें अंतर क्या होता है। अब मैं बात करूंगा, ये ठोसों के वर्गीकरण की बात चल रही है, ठोस को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो मैंने बात की तो जो ठोस हैं उनको गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक क्रिस्टलीय ठोस है, एक अक्रिस्टलीय ठोस है। उनकी परिभाषाएं देखी, उनमें हमने अंतर या उनके गुणों को देखा। इसके बाद इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं।
जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको हम लोग छदम ठोस भी कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? छदम ठोस भी कहते हैं, छदम या अतिशीतलीय द्रव कहते हैं। ऐसा कैसे बोला गया, क्यों बोला गया, उसका हम रीजन समझते हैं। सिर्फ पनीर ले लिया, मक्खन ले लिया, बेटा ये क्या है कि ये बढ़िया से सॉलिड है क्या? ये दिखने के लिए भले ही सॉलिड हो, लेकिन ये सच में सॉलिड नहीं होते हैं, सॉलिड हार्ड नहीं होते, पार्टिकल्स की पैकिंग बहुत बढ़िया नहीं होती है। इनको सुपरकूल लिक्विड अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं? अतिशीतित द्रव या अतिशीतलीय द्रव क्यों कहते हैं? रीजन समझते हैं। आप पुराने जो मकान होंगे बेटा, उनकी विंडो को देखें। जो पुराने मकान होंगे उनकी आप विंडो को अगर देखेंगे, ग्लास विंडो को देखेंगे, तो ये जो ग्लास है, मान लो स्टार्टअप में, शुरुआत में मान लो ये लगाया गया बेटा, तो इसका मोटाई जो ऊपर था वो 1 mm था, नीचे भी ले लो 1 mm था बेटा, ठीक है ना? ये भी 1 mm था, एक विंडो है हमारे पास 1 mm का, ठीक है ना? लेकिन आफ्टर फ्यू ईयर्स, 15 साल, 10 साल बाद, 20 साल बाद आप देखेंगे तो ये जो है ग्लास के बेटा पार्टिकल जो हैं, कांच दिखने में तो ठोस होता है, लेकिन एक्चुअल में इसके पार्टिकल्स फ्लो होकर बह कर बेटा नीचे की तरफ आ जाएंगे। कहाँ तरफ आ जाएंगे? नीचे की तरफ आ जाएंगे। ग्रेविटी फोर्स नीचे लगेगा, पार्टिकल नीचे की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, इससे क्या होगा सर? इससे क्या होगा भाई? तो इससे होता ये है, जब हमारे पास ग्लास के पार्टिकल बेटा, जो सिलिका पार्टिकल नीचे आ जाएंगे, तो ऊपर वाला जो हमारे पास स्टार्टअप में हमने जब ग्लास लगाया था वो 1 mm का था बेटा, अब ये हो जाएगा 0.98 या 95, ये कितना हो जाएगा? 1.05। बस, तो ऊपर वाला ग्लास कुछ पतला हो जाएगा, नीचे वाला ग्लास कुछ मोटा हो जाएगा। बात सुन रहे कि नहीं? ऐसा दिखने में नहीं लिखता, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो चुका होता है। ये एज ए एक्सपेरिमेंट भी है। बात सुन रही है? तो हम लोग देखते हैं कि इसमें पार्टिकल्स में बहने का गुण है। इसके कण अपने वेट, अपने भार के अंतर्गत ग्रेविटी फोर्स के कारण नीचे तरफ बह रहे हैं, इसीलिए क्या हम इनको पक्का सॉलिड कह सकते हैं? नहीं कह सकते। बहने का गुण तो द्रव में था, द्रव में था बेटा, इसलिए हम उनको अतिशीतित द्रव कहते हैं, अतिशीतलीय द्रव कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं बेटा। बात सुन रही है? तो हमारे पास जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो बढ़िया सॉलिड नहीं होते हैं, 100% सॉलिड नहीं होते। आपने देखा होगा, अगर आप पुरानी बसों में बैठे होंगे, पुरानी बसें होंगी, तो उनके जो ग्लास होते हैं, स्लाइडें लगी होती हैं, नीचे शीशे जाम हो जाते हैं, नीचे के शीशे जाम हो जाते हैं। आप उसको बंद करना चाहोगे, सर्दी का मौसम है, आप चाहते हैं कि हवा ना आए, बंद कर दें, तो पुरानी बसों के शीशे जाम होते हैं, वो आसानी से बंद नहीं होते हैं। जो स्लाइड्स लगी होती है उसमें फंस जाते हैं बेटा। रीजन ये होता है कि ग्रेविटी फोर्स से जो ग्लास है बेटा, वो ग्लास के पार्टिकल फ्लो होकर कहाँ रहे बेटा? नीचे की तरफ आ जाते हैं। नीचे वाला ग्लास मोटा हो जाएगा, हल्का सा होता है, ऊपर वाला पतला हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है। बात सुन आ रही है? इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं बेटा? अतिशीतित द्रव बोलते हैं। बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए खासकर फोकस है, उनको ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। मैं उनको क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उनको करना होगा। आज का लेक्चर हम लोग यहीं से कंप्लीट करेंगे, एंड करेंगे। छोटे छोटे लेक्चर बनाएंगे, छोटे छोटे वीडियो करेंगे, थ्योरी भी आसानी से करेंगे बेटा। हर चीज़ को नोट डाउन करना है, अच्छे से समझना है बेटा। मैंने फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि नोट्स आपके सबसे बेस्ट होने चाहिए। आपके नोट्स आपके बेहतर एग्जाम के लिए अच्छे से बने होने चाहिए बेटा। कॉपी नोटबुक रखिए अपने पास, क्वेश्चन जो हमारे पास है उसको नोट करिए, जो हमारे पास थ्योरी उसको नोट करिए। बात आती है क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन जो बोर्ड में रहता है बेटा, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, और सबसे जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट था समदैशिक और विषमदैशिक वाला, कौन समदैशिक होता है, कौन विषमदैशिक होता है, ये अक्सर पॉइंट पूछा जाता है। विषमदैशिक में फिर से रिपीट करता हूँ, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो विषमदैशिक होते हैं। कण का व्यवस्था निश्चित होती है, इधर उधर देखेंगे तो व्यवस्था निश्चित होने की वजह से पार्टिकल बदल जाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन, अक्रिस्टलीय ठोसों और क्रिस्टलीय ठोसों में अंतर क्या होता है। और एक जो हमारे पार्ट पॉइंट रहता है ये वाला कि कांच जो है या अक्रिस्टलीय ठोस जो है उनको अतिशीतलीय द्रव कहते हैं क्यों, या छदम ठोस कहते हैं क्यों। पुराने मकानों की जो खिड़कियां होती हैं उनके निचले तल मोटे हो जाते हैं क्यों। ये क्वेश्चन आप 2-3 क्वेश्चन हैं, इनको लिखें और इनको कॉपी में लिखने का प्रयास करें, इनके आंसर लिखें। आज क्लास हम यहीं से बंद करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे क्रिस्टलीय ठोसों को बांटा गया फिर से, क्रिस्टलीय ठोसों को उनके बीच जो आकर्षण बल लगे होंगे। क्रिस्टलीय ठोस तो बेटा निश्चित ज्यामिति, निश्चित आकृति है, लेकिन उसमें भी कणों के बल, जो कण हैं उनमें अलग अलग तरीके के बल लगेंगे, अलग अलग प्रकार के बल लगेंगे। उसके आधार पर ठोसों को कितने भागों में बांटा जाएगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि बलों के आधार पर ठोसों को 4 भागों में बांटा जाएगा। आज के हम लोग इतना करते हैं बेटा, ठीक है। ओके, गुड बाय बेटा।